नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उसके PYQ MCQ के बारे में। देखिए ये जो बुक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे रबर बोर्ड हो गया, ICAR UG एंट्रांस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, IFCO AGTA का तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ NSCL का तैयारी करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसका अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है इसमें PYQ डाला हुआ है। और ये सारी PYQ जो है किसी न किसी एग्ज़ाम का आया हुआ होता है। तो जब किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ होता है तो हम जब ये रोड मैप एक देख लेते हैं, PYQ देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस एग्ज़ाम में कहाँ से टॉपिक ज़्यादा ऑप्टेन किया गया, यानी कि कहाँ से लिया गया है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने प्रिपरेशन को काफ़ी मजबूत कर लेते हैं और उसी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये यूथ पब्लिकेशन में जो PYQ वीडियो दिया गया है। अब देखिए यूथ पब्लिकेशन में सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज दिया होता है। तो इसी तरह हम मतलब ये जो सीरीज़ चालू करेंगे, जैसे सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। पहले एग्रोनॉमी देखेंगे, एग्रोनॉमी में टॉपिक वाइज देखेंगे कि एग्रोनॉमी का कौन सा टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक में जितने MCQ होगा उस MCQ को हम देख लेंगे। देखिए सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास MCQ होना जरूरी होता है, जिससे आप क्या होता है कि प्रैक्टिस कर पाते हैं। पढ़ना आप बुक से भी चाहते हैं तो आप बताइएगा, कमेंट में पिन दे देंगे, इसका हम PDF आपको पास प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि आप किसी वीडियो के साथ पढ़ते हैं तो एक इमेजिनेशन बनता है, इमेज बनता है, जिससे आप ज़्यादा पढ़ पाते हैं। जैसे आप एक्सटेंशन में जानते होंगे कि ये किसी भी चीज़ को देखने से आपको 30% का लर्निंग पॉइंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम स्टार्ट करेंगे यूथ पब्लिकेशन। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे ये सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, यानी कि यहाँ से वीडियो समाप्त करने के बाद कुछ देर के बाद या शाम को तक हम उस जो भी MCQ कराए हैं उसको हम फॉर्मेट में क्विज़ के फॉर्मेट में डाल देंगे। आप वहाँ से भी MCQ लगा सकते हैं और अपना तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। उसके साथ साथ MCQ अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ के आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो यूथ पब्लिकेशन है बुक, इसलिए हम कराना ज़्यादा बेहतर मान रहे हैं कि इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, एग्रोनॉमी पहला मेरा सब्जेक्ट है जो मेजर सब्जेक्ट में आता है। और एग्रोनॉमी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो जलवायु और अनुसंधान केंद्र के बारे में, यानी कि जलवायु और अनुसंधान केंद्र एवं पत्रिका के बारे में जो भी टॉपिक है या उससे रिलेटेड जितने MCQ बन पा रहे हैं ये सारी चीज़ें बना हुआ है। और PYQ है, यानी कि जो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला है, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव वाइज, यानी कि सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, तो उसको हम टॉपिक वाइज देख लेंगे और आपको भी बता देंगे। इसमें ईयर्स भी दिया हुआ है कि PYQ का जो ईयर्स है कौन कौन से ईयर में कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया। बाकी हम वीडियो के दौरान में सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको बताते जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का हम टॉपिक देखेंगे जलवायु अनुसंधान केंद्र एवं पत्रिका। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, यानी कि हॉर्टिकल्चर जो साइंस है, उद्यान विज्ञान है, उसका इंटरनेशनल सोसाइटी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो राइट आंसर का अगर हम बात करेंगे तो ये बेल्जियम है। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे टाइम लग जाएगा। हम राइट आंसर बताएंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वो सारी चीज़ें बता देंगे। जैसे हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी देख लिया हमने हॉर्टिकल्चर साइंस का, यह कहाँ है, तो ये बेल्जियम में है। अब इसके साथ साथ दूसरा देख लेते हैं कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर द ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जो इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ साथ इंटरनेशनल सेंटर फॉर द ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का है, वो कहाँ है, वो कोलंबिया में है। और एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1967 में। उसके साथ दूसरा इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर द रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज, ये कहाँ है, तो नैरोबी है, केन्या में, यानी कि 1973 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री इज़ द लार्जली डिफाइंड, मतलब किसी भी कंट्री का उसका क्लाइमेट किस तरह आप डिफाइन करते हैं, यानी कि सूटेबल जो डिफिनेशन होता है किसी भी कंट्री के क्लाइमेट को, वो किस तरह किस चीज़ पे बेस करता है या सूटेबल डिफिनेशन क्या है। जैसे आप पहले देख रहे होंगे कि टोटल रेनफॉल ऑब्टेन्ड इन द एरिया, यानी कि उस एरिया का टोटल जो रेनफॉल होता है वही क्लाइमेट मतलब किसी कंट्री का डिफिनेशन होता है। उसके साथ दूसरा जोग्राफिकल लोकेशन एंड द फिजिकल फीचर्स, तीसरा है नंबर ऑफ द सनशाइन आवर और चौथा है नॉन ऑफ दिस। अब देखिए बता रहा है कि टोटल ऑब्टेन इन द एरिया, यानी कि उस एरिया में एक साल में जितने भी रेनफॉल ऑब्टेन हुए हैं उसके डिपेंड पे बताता है कि इस कंट्री का क्लाइमेट ये है।
उसके साथ दूसरा जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द फिजिकल फीचर, यानी कि उसके भौगोलिक जो लोकेशन है उसका और उसके फीचर्स जो भी विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें देखकर हम उसको पता लगाते हैं। चौथा नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स, यानी कि किसी कंट्री में कितने देर का सनशाइन आवर होता है उससे हम पता लगाते हैं क्लाइमेट का। चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर का अगर हम बात करते हैं तो ये बी आंसर इसका राइट हो जाता है, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द फिजिकल फीचर्स। किसी भी कंट्री का जब आप क्लाइमेट नापते हैं तो उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स देखते हैं। तो ये राइट आंसर भी आपका यहाँ हो जाएगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड द फिजिकल फीचर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया का अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो ये 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिवाइड किया गया है। इंडिया का हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के, इंडिया के जितने भी स्टेट है उसमें 15 क्लाइमेटिक जोन के डिवाइड करके एग्रो क्लाइमेटिक जोन बांट दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसके द्वारा बढ़ता है, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ बढ़ता है। तो FAO के साथ, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें एग्रो क्लाइमेटिक जोन का तो 9 है। अगर आप वहीं बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे तो ये 5 होता है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। बाकी एग्रो इकोलॉजिकल जोन की अगर रीजन की बात करें तो ये 21 होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब टॉप जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके साथ साथ जो भी रिलेटेड पॉइंट है वो सारी चीज़ें भी आप नोट करेंगे और याद रखेंगे। अब दूसरा यहाँ पे हम बात करते हैं, दूसरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौसम विज्ञान स्थापना कहाँ और कब हुआ। विश्व मौसम विज्ञान यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो जिनेवा 1978 में। जिनेवा कहाँ पड़ता है तो स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और स्विट्ज़रलैंड जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब हेडक्वार्टर वहीं पे पड़ता है, स्थापना भी वहीं पे हुआ है। और कब हुआ है तो 1987 में हुआ है। अब आपसे पूछ देगा ये कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है वो कब मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट में पिन जरूर कीजिएगा आपका क्या आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि NIRD अंडर मिनिस्टर ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड। जो NIRD होता है वो मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर होता है उसके अंतर्गत में आता है और ये कहाँ लोकेटेड होता है। तो जो NIRD होता है वो लोकेटेड होता है हैदराबाद बोले तो ये मतलब हैदराबाद में ये लोकेटेड होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि NIRD ये ग्रामीण विकास से संबंधित है, यानी कि ये रूरल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट मतलब ज़्यादा वर्क करता है। और इसके साथ साथ ये इस्टेब्लिशमेंट का अगर बात करें मतलब कहाँ लोकेटेड है तो ये हैदराबाद में है। अब हम पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाँचवा क्वेश्चन कौन सा है। 1 मिनट। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दैट द लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, यानी कि बता रहा है कि पौधा का प्राकृतवास कारण जो पौधे को जीवन एवं विकास से प्रभावित करता है, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो पौधे को क्या करता है उसके डेवलपमेंट और उसके लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने का काम करता है। वो इम्फेक्ट फैक्ट क्या है, जैसे क्लाइमेट फैक्टर, यानी कि जब पौधा ग्रो करता है तो उसके लिए क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि क्लाइमेट नीड होता है। उसके साथ साथ इपैडिक फैक्टर, उसके बाद फिजियोग्राफिकल एंड द बायोटिक फैक्टर। तो इसका आंसर, राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ एबव। यानी कि जब भी 1 मिनट, जब भी कोई प्लांट यानी कि जब भी कोई प्लांट अपना ग्रो करता है या डेवलप करता है तो उसके लिए क्लाइमेट भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ इडेपिक भी ज़रूरी है। इडेपिक का मतलब होता है कि स्टेटस ऑफ सॉइल का स्टेटस पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लांट कितना डेवलप होगा। आप जैसे मान लो कि कोई सॉइल मॉइस्चर लविंग प्लांट में ग्रो होता है, जैसे आप सिट्रस को देखते हैं, आप उसको सनलाइन सॉइल में कर देंगे या साल्ट इफेक्टिव सॉइल में कर देंगे तो वहाँ ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसे कहते हैं इडेफेक्ट फैक्टर। बाकी ये फैक्चुअल वीडियो नहीं है तो इसमें हम ज़्यादा फैक्ट बात नहीं करेंगे। उसके साथ अगर तीसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे फिजियोग्राफिकल एंड द बायोटिक फैक्टर भी काम करता है उसके प्लांट को ग्रो करने में। बायोटिक फैक्टर डेट मीन्स कि माइक्रोब्स वगैरह भी काम करता है, किसी भी एंजाइम को डिकम्पोज करता है और उसके ग्रोइंग में हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पे छठा क्वेश्चन देख लेते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हेड क्वार्टर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रहा है तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड क्वार्टर का अगर हम बात करते हैं तो ये न्यू दिल्ली में होते हैं। अब देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट का अगर हम बात करें तो ये 85 में हुआ था। कहाँ पे तो पुणे में। फिर ये अपना चेंज करते गया, लोकेशन चेंज होते गया और लोकेशन चेंज होकर फाइनली 1942 में इसको इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था न्यू दिल्ली। और अभी से न्यू दिल्ली में है। तो अभी हम हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूछे कहाँ है तो ये इंडिया में है, इंडिया में न्यू दिल्ली में है।
अब हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ आईसीआर, यानी कि जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट है आईसीआर का, वो कितने डिवाइडेड है, मतलब इंडिया इज़ द डिवाइडेड इनटू द एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आईसीआर के अकॉर्डिंग आप ऐसा बोल सकते हैं कि आईसीआर के अकॉर्डिंग जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है। तो आईसीआर के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अब नॉन ऑफ दीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि आईसीआर के अकॉर्डिंग कितना होता है, देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डी यानी कि नॉन ऑफ दीज। अगर हम आईसीआर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं कि आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने में बांटा गया है, तो आप आईसीआर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो इंडिया के 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। वहीं आप अगर अकॉर्डिंग टू एनएआर यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अनुसार देखते हैं तो इसको 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। वहीं आप एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत बात करते हैं, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जो एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम आता है उसमें 5 डिवाइड किया गया है। अब ये क्या है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के, यहाँ क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए इंडिया की जितने भी लोकेशन है सारे जगह का लोकेशन डिफरेंट है, और लोकेशन डिफरेंट होने के यानी कि जोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट होने के कारण वहाँ का मानसून भी डिफरेंट होता है, और वहाँ का सॉइल भी डिफरेंट होता है, वहाँ का क्लाइमेट भी डिफरेंट होता है, सारी चीज़ें डिफरेंट होता है। उसी तरह से जिसका क्लाइमेट और क्लाइमेट या वेदर मिलता है या जिसका सॉइल ज़्यादा सिमिलरली होता है उसको हम एक क्लाइमेटिक जोन में बांट देते हैं। इस तरह से करके हम 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटे हैं। अब आईसीआर के अकॉर्डिंग यानी कि आईसीआर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग 131 एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन होना चाहिए। उसके साथ साथ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट बताता है कि मेरे अकॉर्डिंग 127 होना चाहिए। उसके साथ साथ बताता है कि नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट 5 होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि मेरे अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया हुआ था। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन ये कर रहा है कि WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड मतलब व्यापार। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया जैसे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया तो पहले फार्चरस करता था, यानी कि पहले हंटिंग करता था, उसके बाद फार्चर करता था, उसके बाद क्रॉप कल्चर करने लगा। जब क्रॉप कल्चर सरप्लस 100% ज़्यादा होने लगा, यानी कि जो हम ग्रो कर रहे हैं उसको हम सिर्फ मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, तो उसे हम ट्रेड कहने लगे। फिर ट्रेड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो पूरे इंटरनेशनल कंट्री को कनेक्ट करेगा, तो वो ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जनवरी 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि थोड़ी देर पहले हमने जेनेवा बताया था, तो किस ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है। उसके बाद FAO का मतलब होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का बात करें एस्टेब्लिशमेंट का तो ये 16 अक्टूबर 1945 का हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में पड़ता है। उसके बाद यूनिसेफ 11 दिसंबर 1947 में पड़ता है, और न्यूयॉर्क यानी कि USA में पड़ता है। उसके बाद यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का मतलब होता है कि जो हमारे देश में जितने भी हेरिटेज है, जितनी भी धरोहर है उसके बाद उसको संख्या में लाना कि कितना धरोहर किस देश में है उसको मेंटेन करना यूनेस्को के द्वारा काम करता है। तो ये 1955 में लाया गया था, और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, FAO कब हुआ था यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था। उसके साथ साथ कभी कभी आपसे FO दे देगा और पूछ देगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FAO। FO का मतलब होता है कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एग्रीकल्चर का जितने भी फूड है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होगा कि कितना प्रोडक्शन कहाँ हुआ, और ये सारी चीज़ें मेंटेन डाटा करती है। अब 9th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 9th क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, वाज एस्टेब्लिशमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए कह क्या रहा है कि जैसे प्लानिंग कमीशन चलता था, आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना चला। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता था कि कोई एक हम टॉपिक डिसाइड करते थे कि इस 5 वर्षों में हम अपने देश के लिए क्या करने वाले हैं, और उस विशेष करके हम उसी टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देते थे। जैसे मान लो कि हमने 5 साल डिसाइड किया कि इस जो 5 साल है फार्मर पर ध्यान देंगे, तो उसको हम पंचवर्षीय योजना बोला। ये जब सरकार बदली यानी कि 2015 की बात है, जब सरकार बदली तो सरकार बदलने के बाद 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेसमेंट करके नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का मतलब होता है कि उसके
मतलब जो इंडिया है उसको ट्रांसफॉर्मिंग करना, बदलाव लाना, विकसित करना, तो ये नीति आयोग बना गया। तो ये पूछ सकता है कि नीति आयोग किस कमीशन को रिप्लेसमेंट करके बनाया गया है। तो ये प्लानिंग कमीशन को, ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 में हुआ था। अगर आपसे पूछ देता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होता है उस कंट्री का, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो उन्हें बताया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है उस समय पे। तो अभी तो 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री वो बने हैं। तो अभी अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री है, तो अध्यक्ष भी नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी है। अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा तो नीति आयोग का अध्यक्ष चेंज हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो रहेगा वहीं अध्यक्ष रहेगा। मोदी जी अगर चेंज होते हैं, दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो दूसरे कोई उसका अध्यक्ष बनेगा। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो 10th नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है कि इन ट्रोपोस्फियर द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विथ हाइट इज एट द रेट ऑफ, यानी कि बताया क्वेश्चन ये कर रहा है कि जैसे आप एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एबव द अर्थ, यानी कि 1600 से ऊपर जो हमारा अर्थ होता है 1600 तक, उसमें जो सराउंडिंग लेयर पाया जाता है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर में 4 लेयर होते हैं या 4 क्या बोल सकते हैं, 4 मंडल बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद होता है मेसोस्फेयर, उसके बाद होता है थर्मोस्फेयर यानी कि आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर पर हाइट बढ़ते जाता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो वो कितनी रेट से होता है? तो आंसर की अगर हम बात करें, राइट आंसर तो 6.5 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चलते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर में, तो हमने आपको बता दिया कि 6.5 इतना तक आपका जो तापमान है वो दस्ता उसका घटते चला जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन की बात करें, ट्रोपोस्फेयर से आप याद रखिएगा कि जितने भी एक्टिविटी होता है 85% जो एटम एक्टिविटी होता है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही होता है। बाकी हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हम बता देंगे कि क्या क्या विशेषता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का। अगर 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो द गैसियस इन्वेलोप ऑफ इंडिविजुअल फिल्म ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि बता रहा है कि पृथ्वी की चारों ओर आयु का दृढ़ता पलट गैसीय अवस्था में, मतलब साफ ये समझिए कि ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो गैसियस फॉर्म में जो गैस पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? तो जैसे हमने आपको 10th नंबर क्वेश्चन बताया एटमॉस्फेयर, तो उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? यानी कि द गैसियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इनविजिबल फिल्म ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ द अर्थ के चारों तरफ जो एयर होता है गैसियस फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर करते हैं। एटमॉस्फेयर का पहला जो स्तर होता है वो ट्रोपोस्फेयर होता है। वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो क्लाइमेट होता है वो लगभग 30 साल से जो उसका स्टेटस होता है, उस एरिया का स्टेटस होता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं और ये लॉन्ग पीरियड तक होता है। जैसे मतलब खरीफ, रबी और जायद, ये जो सीज़न होता है ये चारों तरफ सेम ही होता है, कहीं कहीं डिफरेंट होगा लेकिन चारों तरफ सेम ही होगा और 30 साल तक जो कंटिन्यू चल रहा है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर का मतलब होता है ये शॉर्ट पीरियड होता है और ये मतलब एक शॉर्ट पीरियड का स्टेटस बताता है। जैसे हो सकता है कि हमारे यहाँ का जो मौसम है, जैसे अभी हमारे यहाँ का क्या है कि बारिश हो रहा है, हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा अभी बारिश हो रहा है, लेकिन आपके यहाँ से अगर पूछा जाए तो वहाँ बारिश ना होकर धूप निकला होगा। तो ये क्या हो गया? दोनों डिफरेंट हो गया। शॉर्ट पीरियड यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया तक ही है, तो ये डिफरेंट होता है। क्लाइमेट जैसे आपसे पूछे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए डिवाइड करता है, 30 साल तक जो स्टेटस होता है उस एरिया का उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे मान लो कि खरीफ के सीज़न में यानी कि मानसून के सीज़न में हमारी तरफ अगर बारिश आता है तो आपके सीज़न में बारिश होगा। हो सकता है आज नहीं आ रहा है, कल आएगा, लेकिन मानसून सीजन में बारिश होगा। लेकिन वेदर वो होता है कि मानसून सीजन हम दोनों की तरफ है, लेकिन आज बारिश हमारी तरफ हो रहा है, आपकी तरफ नहीं हो रहा। तो जो फर्जेंस ऑफ सिनेरियो, फर्जेंस का जो स्टेटस है उसे हम वेदर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमने बता दिया कि एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसियस फॉर्म में जो अवेलेबल पाया जाता है गैस, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर का सबसे पहला भाग होता है जिसे हम क्षोभ मंडल हिंदी में कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सारी चीज़ें मेंशन कर दिया गया है। देखिए जैसे हमने बताया कि एटमॉस्फेयर के 4 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर, जिसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। अब
कितने कितने मतलब किलोमीटर तक उसका ऊंचाई होता है, मतलब 4 भागों में बटा है। तो मान लो कि जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर स्टार्ट, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो गया, तो ये जो पहला है ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें किलोमीटर लंबाई का, तो ये ऊंचाई इसका कितनी होती है, ये 8 से 18 किलोमीटर तक, यानी कि मान लो कि 8 डिग्री यहाँ से लेकर, मतलब 8 किलोमीटर यहाँ से लेकर 18 किलोमीटर तक के जो ऊंचाई है वो ट्रोपोस्फेयर का लेयर होता है, वहाँ तक ट्रोपोस्फेयर होता है, और 95% तक सारी एक्टिविटी यहीं होती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जिसपे ओजोन लेयर भी आता है, ओजोन लेयर को ये ढकने का काम करता है। तो ये 18 से 50 किलोमीटर का जो ऊंचाई होगा वो स्ट्रेटोस्फेयर से, मान लो 18 से 50 यहाँ तक आ गया। उसके बाद मीजोस्फेयर जहाँ सबसे मतलब लो टेम्परेचर का एरिया होता है वो 50 किलोमीटर से 80, मान लो 50 यहाँ था, यहाँ से 80 लेकर ये मीजोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जिसे आइनोस्फेयर भी कहते हैं, तो ये 18 से 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई को थर्मोस्फेयर कहते हैं। और 1600 किलोमीटर तक की जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, उसके अंदर में सराउंडिंग में जितने भी होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब आगे का देख लेते हैं, यानी कि 13 नंबर नहीं 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। 12 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि विच क्रॉप इज फिगर्स इन द लोगो ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ द रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि ICR में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र लगाया गया। अब देखिए जैसे आप ICR का लोगो देखेंगे तो वहाँ पे एक क्रॉप का लोगो मिलेगा, यानी कि एक क्रॉप का चिन्ह मिलेगा। वो कौन सा क्रॉप है, वीट है, पैडी है, पिजन पी है, नॉन ऑफ दीज है। तो आप लोग इतना पढ़ते हैं तो ICR का लोगो भी देखे होंगे, तो ICR का लोगो देखे हैं तो वो उसमें ध्यान से देखे होंगे, लेकिन बात वही हो जाता है कि आप उतना ध्यान से देखते नहीं। हकीकत यही है, तो आपको उतना आया नहीं होगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, आज गूगल पे जाइएगा और ICR का लोगो देखिएगा। उसमें अगर हम बात करें कि क्या चीज़ का, यानी कि कौन सा क्रॉप का चिन्ह लगा है, तो उसमें वीट का चिन्ह लगा है। वीट यानी कि गेहूं का उसमें चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि गेहूं का जो फिगर है वो ICR का लोगो में लगा हुआ है। तो आप लोग अभी अब जाइएगा इस ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है और ICR का लोगो किस तरह दिखता है। अब देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान यानी कि ICR, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 16 जुलाई को होता है और 1929 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसके द्वारा में हुआ था, तो रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1928 में स्टार्ट हुआ था। पहला इसका सबसे पहले DG की बात करें यानी कि जनरल डायरेक्टर, तो BP पाल थे। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अभी का जो ICR है वो DG साहब कौन से है, तो DG बताएंगे। उसके बाद अध्यक्ष कौन है, तो वो हमारे जो ICR का अध्यक्ष होता है वो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, तो वो अध्यक्ष है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर ये कर रहा है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब देखिए लॉजी लगा है तो ग्रीक वर्ड से है। एग्रो का मतलब होता है क्रॉप्स यानी कि फील्ड, एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ग्रासेस, यानी कि जो ग्रासेस को हम ग्रो करते हैं या जो ग्रासेस को हम स्टडी करते हैं उसे हम एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ें दिया हुआ है, ग्रासेस के अध्ययन को हम एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री, जो हम फॉरेस्ट का अध्ययन करते हैं यानी कि पौधा का जो अध्ययन करते हैं उसे फॉरेस्ट्री कहते हैं। सिल्वीकल्चर का मतलब ये है कि वन का जो संरक्षण होता है उसका अध्ययन करते हैं, उसे हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जी का अध्ययन, पोमोलॉजी फल का अध्ययन। तो ये जितने भी कल्चर है आप ये देख लेंगे और याद भी रखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि हीट ट्रैपिंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, मतलब कि हीट ट्रैपिंग यानी कि ऊष्मा प्रसार अत्यंत लाभदायक है किसके लिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। देखिए आपको पता है कि इंडिया का जो भी जोग्राफिकल लोकेशन है, इंडिया के नहीं और अर्थ का, उसके 3 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। पहला ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दूसरा सब ट्रॉपिकल और तीसरा टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट होता है जो काफ़ी हॉट क्लाइमेट होता है, सब ट्रॉपिकल जो थोड़ा सा हॉट होता है, और टेम्परेट जो होता है वो शीतोष्ण जलवायु का मतलब जो मतलब कूलिंग टेम्परेचर का एरिया होता है, जो कूलिंग एरिया होता है जहाँ पे टेम्परेचर नगण्य होता है। तो हीट पूछ रहा है तो आपको भी पता है हीट पूछेगा तो टेम्परेट डैट मीन्स की टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे साउथ रीजन का होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब 15 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अगर यहाँ बात करें कि हेड क्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट द जेनेवा स्विट्जरलैंड, पूछ रहा है
कि इसमें दिए हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। तो जैसे आप याद रखिएगा कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब यहाँ पे आ जाता है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद इंटरनेशनल प्रिवलेंसन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके साथ अगर देखेंगे इकार्ड का अगर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो ये सीरिया में होता है। उसके साथ साथ वेस्ट अफ्रीका राइस रिसर्च एसोसिएशन, ये वेस्ट अफ्रीका में होता है। तो ये हमारा रहा 15 क्वेश्चन और हम प्रयास करेंगे, आपका अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी हम प्रयास करेंगे कि आगे से ज़्यादा MCQ लगाए और आपको जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिले और आपका क्वेश्चन वहाँ पर टकरा जाए और आपको ये थोड़ा सा भी लगे कि हमें आज क्लास किया है तो इसका बेनिफिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की वीडियो में। कल हम बात करेंगे दूसरे पार्ट के, यानी कि यूथ पब्लिकेशन का दूसरा वीडियो। जब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी आप चैनल से नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए और मोटिवेशन मिले और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। जब तक के लिए जय हिंद।